सीआर आर्मी लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 9th केमिस्ट्री की क्लास और क्वेश्चन आंसर, वो भी क्वेश्चन किसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ही सेकंड। उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? अब दो क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। पहला है उबलते हुए जल और दूसरा है भाप। तो दो चीजें, मतलब हमने भगोने में पानी को गर्म किया है और भाप लिया हुआ है, मतलब पानी गर्म होके बॉयल हो रहा है और भाप ऊपर से निकल रहा है। पूछ रहा है कि किसमें जलन अधिक महसूस होगी, किसके द्वारा आप अधिक जलेंगे। तो इसका सबसे राइट आंसर है बेटा भाप। भाप में अणुओं का प्रसार पहले हो चुका है, अर्थात बहुत तेज उसमें से अणु गति कर रहे हैं और उसमें उष्मा का मान सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है उबलते हुए जल से जले न जले। लेकिन अगर आप भाप से जल गए तो आपके फफोले पड़ जाते हैं, पूरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाप, क्योंकि उसमें उष्मा की गति सबसे अधिक होती है उबलते हुए जल की अपेक्षा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन बड़ा सटीक है, उबलते हुए जल या भाप। तो राइट आंसर होगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा का मान सबसे अधिक पाया जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ, जिसमें सिर्फ क्या करना होता है प्यारे बच्चों, टिक करना होता है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है और बहुत मजेदार तरीके से आपको सेगमेंट बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। जैसा कि आपको बताया गया है, आकर्षण बल सबसे अधिक किस में पाया जाता है। बहुत ध्यान से अगर देखें तो ठोस में आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होगा, उससे कम द्रव में, उससे कम बेटा अगर देखिए ध्यान से तो गैस में। और पूछ क्या रहा है, द्रव कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। ठोस में नहीं हो सकता है, ठोस में सबसे ज्यादा है। द्रव में भी नहीं हो सकता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि राइट आंसर आपको दिया है और राइट आंसर आपका क्या होगा, गैसों में। तो सीधा सा कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है किसमें, गैसों में। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, किसी ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। दो एग्जाम्पल मजेदार, पहला कपूर और दूसरा झींगुर की गोली, जो नैप्थलीन हमने आपको दी हुई है, और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थे। कपूर भी हम डेली इस्तेमाल करते हैं, नैप्थलीन भी हम डेली इस्तेमाल करते हैं, और दोनों में कौन सी प्रक्रिया होगी, ऊर्ध्वपातन। सीधा ठोस से ये जंप कर जाएगा किसमें, गैसीय अवस्था में, बिना द्रव में बदले। तो इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन। बट हम थोड़ा सा देख लें, वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन का मतलब है द्रव से गैस में बदलना। वाष्पन का मतलब है द्रव से गैस में बदलना। संघनन का मतलब है गैस से द्रव में बदलना। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संगलन का मतलब होता है, जिसे हम हिमांक भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये द्रव से किस में बदलेगा, ठोस में। हमारा एक ही राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो ठोस है ये डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया कर रहा है या सीधे गैस में बदल रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो तीसरा क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातज कहलाता है। दूसरा और तीसरा एक ही में है, दूसरे में ऊर्ध्वपातन राइट हुआ। तो अब ये पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा है। अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा होगा, नवसादर भी आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज नवसादर, और नवसादर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। मतलब कहने का ये भी होगा। और नैप्थलीन, झिंगुर की गोली, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब से मैंने पहली क्लास से स्टार्ट की है तब से मैं नैप्थलीन पे डिस्कस कर रहा हूँ।
तो दोनों ऑप्शन सही है हमारे, ए भी सही है और बी भी सही है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? अगर देखा जाए तो सी होगा, क्योंकि सी में दे रखा है ए और बी दोनों सही। इसका राइट आंसर सी होगा। तो आप जल्दी से टिक कर लेंगे और आप सबमिटिंग भी किया होगा, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब अगर चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, द्रवित मतलब गैस जा रहा है किस अवस्था में? द्रव में। गैस जा रहा है किस अवस्था में? द्रव में। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एलपीजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हम अपने घरों में यूज करते हैं। एलपीजी में जो लेके आते हैं वो गैस हम लेके आते हैं, लेकिन वो किस में होती है? द्रव रूप में होती है, और पाइप के सहारे द्रव रूप में वो हमारे स्टोव तक आने का काम करती है। तो पहला क्या लिखा हुआ है? उच्च ताप व दाब। ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर ताप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो गैस आपकी फैलेगी, जबकि हम उसे क्या कर रहे हैं? दबाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, या गैस को हम द्रव में ले जा रहे हैं। दूसरा सी वाला देखा जाए, निम्न ताप व दाब, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। उच्च ताप व निम्न ताप, ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कभी ये नहीं हो सकता है कि तापमान ऊंचा भी हो और नीचा भी हो। जब एक पोजीशन आती है, या तो तापमान बहुत अधिक होगा या तो बहुत कम होगा। इसका राइट आंसर उच्च दाब, क्योंकि दाब जब तक हम ज्यादा नहीं करेंगे तब तक कोई भी वस्तु गैस से द्रव में नहीं बदलेगी। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा, निम्न ताप व उच्च दाब। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं, और पांचवा आपका आपके स्क्रीन पर या आपके सामने ये रहा, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जलवाष्प में बदलता है। मतलब कहने का सीधा है, द्रव वाष्प में बदल रहा है। वो कौन सी प्रक्रिया होगी जो वाष्पीकरण कहलाएगी? तो पहला 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जल का क्या कहलाता है? क्वथनांक। ये जल का क्वथनांक कहलाता है, और जल का क्वथनांक वाष्पीकरण कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए टेम्परेचर या तापमान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, या निश्चित ताप नहीं होता है, वो प्रत्येक ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कौन सा है? अपने क्वथनांक पर, यह भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब क्वथनांक पे होगा तो उसमें क्वथन की प्रक्रिया होगी, और क्वथनांक पे होगा तो तापमान निश्चित रहेगा, जबकि तापमान वाष्पीकरण में कभी भी निश्चित नहीं होता है। और अगला देखा जाए, अपने क्वथनांक से कम ताप पर, यही हमारा राइट आंसर है। अपने क्वथनांक से कम ताप पर, आपको वाष्पीकरण की डिफिनीशन भी पढ़ाए थे, तो वहां पे लिखा हुआ था, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। अब चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कमरे के ताप पर। तो कमरे के ताप का ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कमरे का ताप बहुत नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि जल का ही ले तो जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वो वाष्प में बदल सकता है। जैसे आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा, गर्मियों में वाष्पीकरण की दर तीव्र होती है, और उस टाइम 40-45 तक हमारा टेम्परेचर पहुंचा होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अपने क्वथनांक पर। छठवां क्वेश्चन मूव करें, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, पहला क्या लिखा हुआ है? बिना पानी वाली बर्फ। बिना पानी वाली बर्फ, तो प्यारे बच्चों अगर हम बर्फ बना ही रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है उसमें पानी ना पाया जाए? नहीं, हमेशा उसमें पानी मौजूद होगा, क्योंकि पानी का रूप ही क्या कहलाता है? ठोस रूप, बर्फ। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड ये कभी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं भी नहीं राइट आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है, न कि ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, न कि बिना पानी वाली बर्फ। सातवें क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। कम स्थान का मतलब अंतरा आणविक स्थान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सबसे कम सबसे अधिक स्थान किसके बीच पाया जाता है? गैसों के बीच। इसलिए एक एग्जांपल दिया था, हम अपने हाथों को क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच
खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कौन सा हुआ? द्रव। द्रव में गैस से कम, और सबसे कम किस में होगा प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर आपके पास आ गया होगा ठोसों में। ठोस आपका राइट आंसर है, क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा स्थान पाए जाते हैं, गैसों की अपेक्षा द्रव में कम होते, इसलिए द्रव फैल जाते हैं, जबकि ठोस बिल्कुल भी फैलने का कार्य नहीं करता है, इसलिए इसके मध्य सबसे कम स्थान या न के बराबर स्थान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, में गतिज ऊर्जा होती है, के मध्य आकर्षण बल होता है, उपर्युक्त सभी। तो आप सबने टिक कर लिया होगा, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं बता दूं, के मध्य स्थान होता है, दैट्स राइट। या गैस में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए वो यहां से वहां तक क्या करते हैं? दौड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा, के मध्य आकर्षण बल होता है, अभी आपने पढ़ा ठोसों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हुआ? राइट। में गतिज ऊर्जा होती है गैस की कणों में, इसलिए इत्र की शीशी जब हम खोलते हैं तो, या परफ्यूम की शीशी को जब खोला जाता है तो वो पूरे कमरे में फैलने का कार्य करते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर हुआ। तो अगर ऐसी कंडीशन आए प्यारे बच्चों कि ए भी सही हो, बी भी सही हो और सी भी सही हो, तो हम डी की तरफ फोकस करेंगे, और एक्चुअल में हमारा जो सबसे सटीक पॉइंट होगा, अगर ए बी सी सब सही है तो हमारा क्लिक किस पे होगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, निम्न में पदार्थ नहीं है, निम्न में पदार्थ नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन है और चारों में ये बताना है कि कौन सा पदार्थ नहीं है। हवा, गैस, ऑक्सीजन हम कहते हैं, गंध, ये भी दैट इज कॉल्ड गैस, ये भी क्या है? गंध मतलब महसूस कर रहे हैं हम। शीतल पेय, शीतल पेय का मतलब क्या होगा? द्रव, ठंडा वगैरह जो हम पीते हैं या ठंडा हम लेने का काम करते हैं, दैट इज, ये भी आपका क्या होगा? पदार्थ होगा। तो ए भी पदार्थ है, बी भी है, लेकिन सी क्या है प्यारे बच्चों? सी क्या है? अगर ध्यान से देखें तो सी क्या है? सी सर्दी दिया है, सर्दी मतलब और एक ऋतु का नाम दिया है, उसमें हम पदार्थ को नहीं ले सकते। हाँ, ये लिखा होता है, ये जैसे शीतल पेय दिया है तो ये हम ले सकते हैं, लेकिन हम सर्दी नहीं ले सकते। अब आप कहो गर्मी एक पदार्थ है, वर्षा एक पदार्थ है, तो ये कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि गर्मी, वर्षा और ऋतु, गर्मी, वर्षा और सर्दी सिर्फ ऋतुओं के नाम है, वहां पे कोई भी पदार्थ की बात नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आप सबको पता चल गया होगा। बहुत ध्यान से अगर ना देखें, अगर बहुत ध्यान से देखिए, ये सर्दी लिखा हुआ था, सर्दी होगा। बहुत ध्यान से देखें तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सर्दी। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, 10वें क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तरल कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, तरल कहलाते हैं ठोस व द्रव, द्रव व गैस, ठोस व गैस, ठोस, द्रव और गैस। तरल का मतलब पहले थोड़ा सा हम ले लेते हैं। तरल का मतलब होता है फैलना, तरल का मतलब होता है फैलना, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें फैलने का गुण पाया जाए, दैट इज कॉल्ड तरल। तरल या लिक्विफिकेशन, उसको हम फैला सके, बहा सके, पूरे रूम में फैला सके, या कुछ भी ऐसी कंडीशन कर सके। तो पहला क्या लिखा हुआ है? ठोस व द्रव। तो आपको पता है फैलने का गुण सिर्फ और सिर्फ द्रव व गैसों में पाया जाता है, ये कभी भी ठोस में नहीं पाया जाता है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमने पेन को रखा, वो हमारे हाथ पर आकर क्या किया? रुक गया, इधर उधर जाने का कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, केवल और केवल द्रव व गैस वो अवस्था है जिसमें तरल या फैलने का गुण पाया जाता है। तो पहला नहीं होगा। सी वाला देखें तो ठोस और गैस लिखा, ये भी नहीं होगा। और डी में क्या लिखा हुआ है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? द्रव और गैस। द्रव और गैसों में फैलने का गुण पाया जाता है, इसलिए ये तरल कहलाते हैं। आशा है कि ये सारे क्वेश्चन जो 10 तक हुए ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, बस यही 10 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। एक अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप आराम से देख सकते हैं। निम्न चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करे। मतलब आपको ये बताना है कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में,
फिर अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ठोस से गैस में और गैस से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो अवस्था परिवर्तित हो रही है, वो किसके कारण हो रही है और उस अवस्था को क्या कहते हैं, बस यही चीज़ें आपको डिनोट करनी है। तो अगर बहुत ध्यान से हम देखें यहाँ पे, बहुत ध्यान से अगर देखें हम यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ठोस से हम किस में जा रहे हैं, द्रव में। ठोस से द्रव में जाने का मतलब ए के बगल में वो प्रक्रिया आपकी लिखी जा रही है। कौन सी प्रक्रिया होगी, गलन। गलन वो प्रक्रिया होती है जिससे हम ठोस से द्रव में परिवर्तित कर देते हैं। अब द्रव से किस में जा रहे हैं, गैस में। द्रव से अगर गैस में जा रहे हैं तो वो आपका बी होगा, और बी के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, क्वथन। वो प्रक्रिया कौन सी होती है जो द्रव को गैस में परिवर्तित करती है, तो वो प्रोसेस आपका क्वथन कहलाता है। इस तरह से ए का आंसर राइट होगा गलन, और बी का राइट आंसर हो जाएगा क्वथन। अब अगर बहुत ध्यान से आप देखें, बहुत ध्यान से अगर आप देखें, तो हम गैस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव में। गैस से अगर द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके पास कोहरा था, और कोहरा हमने किस टॉपिक में पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, संघनन। कोहरा हमने किस टॉपिक में पढ़ाया था, संघनन। वो हमारा टॉपिक संघनन था, बड़ा मजेदार टॉपिक था, जहाँ पे हमने गैस से इसको परिवर्तित किया किस में, द्रव में। इस तरह से देखा जाए तो अगला जो स्टेप आ रहा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द्रव से हम किस में जा रहे हैं, ठोस में। और अगर द्रव से ठोस में जा रहे हैं तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, हिमीकरण कह सकते हैं, या उसे आप हिमांक कह सकते हैं। हिमीकरण भी राइट आंसर होगा और हिमांक भी राइट आंसर होगा। तो ठोस से द्रव गलन, द्रव से गैस क्वथन, गैस से द्रव में संघनन, और द्रव से ठोस में दैट इज कॉल्ड हिमीकरण, या उसे हिमांक कहते हैं। अब क्या कंडीशन आ रही है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो दो चीजें अभी बची हुई हमारी, एक आपका यफ है और दूसरा एक आपका ई है और एक आपका यफ है। तो बहुत ध्यान से अगर देखें तो ठोस से डायरेक्ट गैस में, कई बार आपको पढ़ाएं, बिना द्रव में बदले ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ई की जगह आप लिखेंगे ऊर्ध्वपातन, ई की जगह आप लिखेंगे ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है जब हमारा ठोस डायरेक्ट क्या करता है, गैस में परिवर्तित होता है। तो ई की जगह आप ले सकते हैं किसको, ऊर्ध्वपातन की जगह, ऊर्ध्वपातन। अब अगर नेक्स्ट हम देखें बहुत ध्यान से यहाँ पे, तो गैस से हम किस में आ रहे हैं, ठोस में। गैस से ठोस में आ रहे हैं तो ये प्रोसेस यफ वाला है। अब यफ की जगह क्या लिखा जाएगा, निक्षेपण। वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, निक्षेपण, या इसको और कहना चाहें तो हम ठोसीकरण कहते हैं। ठोसीकरण भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों सही है, चाहे आप निक्षेपण का उल्लेख करें चाहे आप ठोसीकरण का उल्लेख करें। यहाँ हम गैस से डायरेक्ट किस में आने का काम कर रहे हैं, ठोस में। तो इस तरह से ए को हमने देखा क्या हुआ, गलन, बी को हमने देखा क्वथन, सी को हमने देखा संघनन, डी को हमने देखा हिमांक, ई को अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, ऊर्ध्वपातन। और अगर यफ के बारे में फोकस किया जाए तो ये प्रक्रिया आपकी निक्षेपण या ठोसीकरण कहलाती है। इस तरह से ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर हुआ, और इस चित्र की सहायता से हमने पूरे लेसन की समरी आपको यहाँ दी। और बताते हुए ये थोड़ा सा गर्व अनुभव होता है कि आज पहला लेसन रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कक्षा 9 के विज्ञान का पाठ, उसका हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त हुआ। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है आप सबको पूरा लेसन बहुत अच्छे से